हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अज़र आपके अपने YouTube चैनल एवन स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी छिपकली का नाम सुना होगा? कैसे नहीं, किसने इस प्राणी का नाम नहीं सुना होगा। इसके बिना तो हमारा घर सोना सा लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ छिपकली से संबंधित कुछ रोचक तथ्य, यानी लिजार्ड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। इसमें से मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है। क्या आपने कभी जानने का प्रयत्न किया कि छिपकली की पूंछ आखिरकार कटती क्यों है, और अगर कट जाती है तो वो फुदकती की रहती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूं तो बुरा ना मानना। अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जब कभी हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट लग जाती है ना, तो कुछ वक्त के बाद उसका घाव भर जाता है। हमारे शरीर का वो हिस्सा अक्सर पहले की तरह सामान्य भी हो जाता है। लेकिन शरीर का अगर कोई अंग कट जाती है, जैसे हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, या शरीर का कोई भी अंग अगर कट जाता है तो वो अंग वापस नहीं बन पाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छिपकली की पूंछ अगर कट जाए ना तो फिर वो उग सकती है। ऐसे में आप भी इस रोचक घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे ना। तो चलिए आज इसी बारे में जानते हैं कि आखिरकार छिपकली की कटी हुई पूंछ दोबारा क्यों उग जाती है ना इंटरेस्टिंग चीज। बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले कि छिपकली की पूंछ आखिरकार क्यों कट जाती है, और अगर कट जाती है तो वो कटने के बाद पूंछ फुदकती क्यों है, यानी उछलती क्यों रहती है, क्या उसके अंदर जान होता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बने रहिए दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि छिपकली की पूंछ का वापस उगना कोई चमत्कार नहीं होता, कोई मिरेकल्स नहीं होता, बल्कि ये एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिस प्रक्रिया का नाम है पुनरुद्भवन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जीवों के कटे हुए अंग वापस उग जाते हैं, और ऐसा सिर्फ छिपकली की पूंछ के साथ ही नहीं होता, बल्कि ऑक्टोपस, तारा मछली जिसे स्टारफिश कहते हैं, और फ्लैटवर्म यानी जो चपटे किस्म के जो केचुए होते हैं, जैसे जीवों में भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। स्टारफिश की कोई भुजा कट जाए, भुजा का मतलब हुआ कि कोई अंग, शरीर का कोई भी भाग अगर स्टारफिश का, तारा मछली का कट जाता है तो वो वापस आ जाती है। और फ्लैटवर्म जो कि आपके चपटे किस्म के जो अर्थवर्म होते हैं, केचुए होते हैं, एक ही कोशिका से अपने शरीर को फिर से तैयार करने की क्षमता रखते हैं। यानी उसके पास एक ही सेल, एक ही कोशिका की मदद से वो पूरे शरीर को बनाने का क्षमता रखते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बता दें कि पुनरुद्भवन प्रक्रिया एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए हम जानते हैं पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में क्या होता है। दोस्तों, पुनरुद्भवन प्रक्रिया को रीजनरेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी एक जीव के शरीर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, किसी जीव के अनेक टुकड़े कर दिए जाएं, तो वो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, और इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। आपको मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूं, जहां की समझ में आएगा। कुछ दो उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं कि ये पुनरुद्भवन होता क्या है। मैंने आपको बताया कि जब कोई भी जीव हो, अगर उसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होने की संभावना है, इसका मतलब है कि अगर आप उसे जितने भी टुकड़े में बांट दो, हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी एक नया जीव बन जाएगा कंप्लीटली। तो दोस्तों, मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 आपको मैं बताता हूं कि जीव आप जो देख पा रहे हैं इसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक जीव छोटा सा होता है, और ये सरल प्राणियों का एक आकार होता है इसका। यदि कई टुकड़ों में अगर इस प्राणी को काट दिया जाए, यानी प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणी को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम लोग काट देते हैं, तो हर एक टुकड़ा डेवलप्ड यानी विकसित होकर एक बड़ा सा जीव इसी के जैसा बना लेगा। उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि इसमें होता कैसे है। आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में आपके पास एक प्लेनेरिया है। उसको जब 3 टुकड़ों में बांटा जाता है तो हर 3 टुकड़ों से एक नया नया ऑर्गेनिज्म यानी नए नए प्लेनेरिया, 3 प्लेनेरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी 3 नए प्लेनेरिया बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लेनेरिया अगर टूट जाती है तो टूटने से हर भाग से उसका नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक आपने अवश्य सुना होगा, उदाहरण नंबर 2 में मैं आपको बताता हूं कि इस प्राणी का नाम क्या है। पहले आप बताएं। इस प्राणी का नाम है ऑक्टोपस, जिसे हम लोग अष्टबाहु कहते हैं। अष्टबाहु जो होता है, इसकी शरीर कोमल होती है,
गोलाकार होती है या अंडाकार भी हो सकती है और शरीर लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर करीब 20 से 25 फुट तक लंबा हो सकता है। इसमें कवच नहीं होता है, यानी जैसे अंडे के ऊपर एक कवच होता है, इसके ऊपर कोई कवच नहीं होता है। ये काफ़ी कोमल होती है ना, गोलाकार होती है और अंडाकार शरीर के जैसी होती है। लगभग 10 सेंटीमीटर से लेके सबसे ज़्यादा 20 से 25 फुट तक लंबा हो सकती है। ये एक अविकसित होता है। अविकसित का मतलब अनडेवलप्ड। इसकी 8 लचीली भुजाएं होती हैं, जिसके कारण इसे ऑक्टोपस, ऑक्टो का मतलब ऑक्टा यानी अष्टबाहु कहा गया है। दोस्तों, इसके अगर शरीर के कोई भी अंग को अगर तोड़ दिया जाए यानी टूट जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि उससे नया ऑक्टोपस एक नया बन जाएगा। तो मैं आपको समझा दूं कि छिपकली जैसे जीवों में शरीर पर चोट लगने पर खून बहने के स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है। यानी अगर कोई छिपकली है, अगर उसके कोई शरीर पे कहीं भी चोट लगती है तो उस जगह पर क्लोटिंग हो जाता है, ब्लड का यानी ब्लड का थक्का जम जाता है ताकि ब्लड और भी ना बाहर आ पाए। और ये होता है विटामिन के कारण। और उसके बाद बहुत जल्द घाव ठीक भी हो जाता है। ऐसा होने से कोशिकाओं में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, यानी उसकी कोशिकाओं से खून का बहना बंद हो जाता है। ऐसे में ब्लड क्लोट यानी रक्त का थक्का के नीचे स्थित, यानी जहां पर ब्लड का क्लोटिंग होता है उसके नीचे एक एपिथेलियल कोशिकाओं घाव के चारों तरफ जमा हो जाती है। यानी एक टाइप की कोशिका जिसको सेल कहते हैं, एपिथेलियल, वो घाव जहां पर चोट लगी होती है, जहां पर थक्का बनता है, उस थक्के के चारों तरफ वो एपिथेलियल कोशिकाएं जमा हो जाती है और इन्हीं कोशिकाओं से घाव ठीक हो जाता है और घाव वाली जगह पर एक उभार बन जाता है, यानी उठा हुआ पार्ट बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसके कारण होता है तो आपका आंसर होना चाहिए कि जिस जगह पर पूंछ कट जाती है तो वहां पर ब्लड का क्लोटिंग बनता है, यानी खून थक्का जमने लगता है। खून थक्का जमता है, उसके नीचे एक टाइप की कोशिकाएं चारों तरफ फैल जाती हैं जिसको कहते हैं एपिथेलियल कोशिका, और इसके कारण वो थोड़ा सा उभार हो जाता है और घाव ठीक भी हो जाता है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबसे पहले ये उभार जो होता है पुनरुद्भवन कोशिकाओं के कारण होता है। पुनरुद्भवन कोशिका का मतलब मैंने क्या कहा कि वो कोशिकाएं जिसको अगर 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो वो नए कोशिकाओं का निर्माण करेगा, नए ऑर्गेनिज्म, नए जीवों का निर्माण करेगा, जो सक्रिय अविभेदित मीजेनकाइम कोशिकाएं होती हैं। ये सेल्स यानी ये कोशिकाएं धीरे धीरे कटे हुए अंग का निर्माण करने लगती है। जैसे कि छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो वो धीरे धीरे ये जो अविभेदित मीजेनकाइम जो कोशिकाएं होती हैं ये धीरे धीरे उसका निर्माण करने लगती है, अंग यानी ऑर्गेन बनाने लगती है। लेकिन ऐसा मानव में, ऐसे जानवरों में नहीं होता है। इस पूरी प्रक्रिया में रीजेनरेशन सेल्स से पूरा अंग बनने में लगभग 10 सप्ताह यानी लगभग 70 दिन का समय लगता है। और इस तरह छिपकली की कटी हुई पूंछ और क्षतिग्रस्त यानी चोटिल जो पूंछ होती है वो वापस आ जाती है। यानी लगभग 10 सप्ताह लगता है बनने में। और वो बनता कैसे है कि जिस जगह से वो टूट गया वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का क्लोटिंग बन जाता है, और ब्लड का क्लोटिंग बनने के बाद वहाँ पर क्या होता है, उसके नीचे अब एपिथेलियल सेल्स बन जाती हैं, कोशिकाएं चारों तरफ बन जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले पुनरुद्भवन प्रक्रिया में क्या होता है, यानी आइए अब जानते हैं कि छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि छिपकली की पूंछ आखिरकार कटने के बाद फिर से बढ़ कैसे जाती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो कटने के बाद वो हिलती क्यों रहती है, यानी वाइब्रेशन क्यों होती रहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस तरीके से छिपकली का पूंछ कटने के बाद जंप करता हुआ, वाइब्रेशन करता हुआ नजर आता है, यानी वो हिलता डुलता नजर आता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है, ये किस तरीके से होता है, मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि छिपकली के पास प्राकृतिक तौर पर बचाव का कोई हथियार नहीं होता। जैसे हम लोगों के पास हाथ पैर होते हैं कि हम लोग अपना सुरक्षा कर लेते हैं, अपने आप को रक्षा कर लेते हैं, लेकिन छिपकलियों के पास ऐसा कोई प्राकृतिक रूप से दिया हुआ कोई हथियार नहीं है जिससे वो अपने आप को बचाव कर सके। और इसी कारण से जब उसकी किसी बलिष्ठ शिकारी से सामना होता है तो वो अपनी पूंछ गिरा देती है। यानी जब कोई जोरदार चीज उसके ऊपर आती है तो वो अपनी पूंछ गिरा देती है। जब पूंछ फुदक रही होती है तो वो शिकारी का ध्यान भटका देती है।
यानी जो उसे मारने आया है उसका ध्यान भटका देती है वो पूंछ, और ये इस समय का उपयोग करके, जो भटक गया उसका मन, उस समय को उपयोग करके छिपकली भाग जाती है। पूंछ गिराने के दौरान उसकी बहुत सी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, यानी छिपकली की ऊर्जा जितनी होती है ना, पूंछ गिराने में बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी का लॉस करना पड़ जाता है। छिपकली वापस आकर पूंछ खा सकती थी। इस तरह छिपकली अपनी पूंछ को गिरते समय खोई हुई ऊर्जा प्राप्त कर सकती है, जो बहुत अधिक वसा जमा करती है। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि छिपकली में किस तरीके का रोचक तथ्य होते हैं और उनकी पूंछ क्यों कट जाती है और कटने के बावजूद भी वो क्यों फुदकती रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।